हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम कक्षा 12वीं के समाज शास्त्र विषय की अध्याय 4 ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन की चर्चा करेंगे। हम इसमें जानेंगे कि किस तरह से भारतीय औपनिवेशिक काल में भारतीय गांव और उसमें किस तरह के परिवर्तन और विकास कार्य हुए, उन सभी को हम इस अध्याय में जानेंगे। तो इस अध्याय से जुड़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हैं किसानों के लिए कृषि एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी है। जो किसानों की जो यह कृषि की व्यवसाय है वह क्या है, मात्र एक व्यवसाय ना होकर उनके जीवन जीने का एक तरीका है। और खान पान, पूर्व त्यौहार, संस्कृति, परिधान इत्यादि का संबंध क्या है, कृषि से ही है। अब भारतीय समाज में जो ग्रामीण जीवन शैली है उसमें जो खान पान है, जो उनके पर्व त्यौहार, सांस्कृतिक और उनके जो पहनावा है वह क्या है, उनके कृषि से ही संबंधित और कृषि पर ही आधारित हमें नज़र आता है। अपेक्षित और पिछड़ापन होने के बावजूद राजस्थान रंग बिरंगे परिधानों तथा मसालेदार भोजन के लिए जाना जाता है। अब राजस्थान का जो इलाका है क्या है, एक पिछड़ापन वहाँ पर है, एक कृषि की क्या है, पिछड़ापन है और वहाँ पर उपेक्षा है वहाँ पर संसाधनों की। फिर भी वहाँ पर हम क्या ऐसे रंग बिरंगे जो कपड़े हैं, लोगों के पहनावे हैं, उसको देख सकते हैं और मसालेदार भोजन का खान पान भी वहाँ पर हम देख पाते हैं। पंजाब की भूमि काफ़ी उर्वर है। अब इनके पूर्व पर्व और त्यौहार किस तरह के होते हैं उस पर कुछ तथ्य। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नववर्ष के त्यौहार जैसे कि तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में बिहू एवं कर्नाटक में उगाड़ी, यह सब मुख्य फसल काटने के समय मनाए जाते हैं। अब नववर्ष यानी कि जो शुरुआत भारतीय जो कैलेंडर है शक संवत, उसके अनुसार क्या है, जब एक नए वर्ष की शुरुआत होती है तब क्या है कि तमिलनाडु में पोंगल और असम में बिहू, कर्नाटक में उगाड़ी और यह सब क्या है मुख्य फसलों के कटने पर क्या है मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार बैसाखी भी क्या है, इसी का एक हिस्सा और फसल का ही त्यौहार है। अब औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में कृषि एवं संस्कृति कैसी थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो सभी प्रकार के खान पान, पर्व त्यौहार तथा परिधानों का जो संबंध कृषि से होता था और कृषि से जुड़े हुए व्यवसायी हैं बढ़ई, कुम्हार, शिल्पकार, मूर्तिकार इत्यादि। यानी कि जो भी भारतीय समाज में खान पान और पर्व त्यौहार और इनके पहनावे और कपड़ों का जो ड्रेसिंग स्टाइल था वह सभी क्या कृषि से ही आधारित और कृषि से ही जुड़ाव को दिखलाता है। और इससे कृषि से जुड़े ही क्या है भारतीय ग्रामीण में क्या है व्यवसाय जो भी कृषि पर ही आधारित रहे हैं, चाहे वह बढ़ई यानी लकड़ी के काम से संबंधित हो, कुम्हार यानी कि मटकी बनाने से संबंधित, शिल्पकार यानी कि कुशल हाथ के गुण से संबंधित काम काज, मूर्तिकार यानी कि मूर्तियों को आकार देने वाला, मूर्ति बनाने वाला आदि। तो वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभावों के कारण बहुत सारे रोजगार जैसे कि शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, डाक तार विभाग के विभिन्न पदों का जो है सृजन हुआ। अब जैसे जैसे क्या है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण बढ़ता गया, उसके प्रभाव से क्या है नए तरीके और नए तौर तरीके के रोजगार जो हैं उत्पन्न हुए। उनमें शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, डाक तार विभाग के विभिन्न जो हैं पद क्या है एक नए नए पद के रूप में सामने आते गए। बहुत सारी नई फैक्ट्रियां भी खुली हैं तथा इनमें ग्रामीण लोगों को रोजगार भी क्या है प्राप्त हुआ है।
कृषिगत संरचना। अब जो कृषि पर आधारित जो संरचना थी वह किस प्रकार ग्राम की संरचना को दिखाता है। तो ग्रामीण लोग की जो आजीविका का आधार उनके पास उपलब्ध भूमि है। अब जो कृषिगत जीवन है जो ग्रामीण लोगों का, उनका जो आजीविका का जो संसाधन है वह क्या है, उनके पास जो उपलब्ध भूमि है वही है। और भूमि का जो वितरण बहुत ही असमान है, किंतु किसी के पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है तो किसी के पास क्या है, बिल्कुल ही नहीं है। और ग्रामीण संरचना का आधार यही है कि किसके पास कितनी ज़मीन है। ग्रामीण में किसी का जो वर्ग है उसकी जो संरचना है इससे निर्धारित होती है कि किसके पास कितनी ज़मीन है। तो ग्राम में जो है ज़मीनों का जो वितरण हम देखते हैं, जो बंटवारा देखते हैं, वह क्या है, बिल्कुल ही असमान है। किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत अधिक ज़मीन है तो किसी के पास जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। भूमि के स्वामित्व के प्रकार। अब जो भूमि का मालिकाना हक है, जो भूमि का स्वामित्व है, उसके प्रकार कौन से हैं और उसके आधार पर ग्राम की जो संरचना है किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो भूमि के स्वामित्व के प्रकार पर हमें पहले आधार का जो प्रकार दिखता है वह है बड़े भूधारक। बड़े भूधारक यानी जिनके पास काफ़ी मात्रा में भूमि होती है। पहले इन्हें जमींदार कहा जाता था। अब पहले के जो जमींदार थे उनको ही यहाँ पर बड़े भूधारक के रूप में हम नामांकित करते हैं, यानी कि जिनके पास ज़मीनों के बड़े बड़े रकबे या बड़े बड़े क्षेत्र या बड़े कई एकड़ में जिनके पास ज़मीनें फैली हुआ करती और इन पर यह कृषि करवाया या किया करते थे। मध्यम तथा छोटे भूधारक। अब मध्यम तथा छोटे भूधारक कौन होते हैं, जो इनके पास क्या है, कम ज़मीन होती है तथा ज़मीन से इन्हें कुछ लाभ भी प्राप्त होता है। सीमांत भूधारक। ऐसे लोगों के पास केवल अपने परिवार के भरण पोषण के योग्य ही ज़मीन होती है और इतनी भूमि नहीं होती कि वे उसकी उपज को बाज़ार में बेचकर मुनाफा कमा सकें। अब जो सीमांत भूधारक जो किसान हैं, जो भूमि का स्वामित्व है, इसमें क्या है, जितनी ज़मीन होती है उस पर कृषि करते हैं, लेकिन उतनी जो कृषि का उपज है वह केवल उनके परिवार में ही उपभोग के होती है और उनको अतिरिक्त जो लाभ है वह प्राप्त नहीं हो सकता है अपनी इस ज़मीन से। और भूमिहीन वर्ग कौन सा होता है, ऐसा वर्ग जिसके पास क्या है, अपनी ज़मीन ही नहीं होती है, वह भूमिहीन वर्ग कहलाता है। काश्तकार या पट्टेदार, यह क्या होते हैं, यह लोग मालिकों के किराए पर भूमि लेकर खेती करते हैं तथा लाभ का एक हिस्सा उन्हें प्रदान करते हैं। अब यह काश्तकार या पट्टेदार को जब ज़मीन कौन देता है, तो जो बड़े भूधारक और मध्यम तथा छोटे जो भूधारक हैं वह इनको पट्टे पर ज़मीनें दिया करते हैं और यह क्या है, अधिया सिस्टम से काम करते हैं, यानी कि जो भी उत्पाद होता है उसमें जो ज़मीन है उस पर अपनी खेती, अपने बीज डालेंगे, अपने हल, अपने बैलों से मेहनत करेंगे, अपना श्रम देंगे और जो भी उपज होगी उसका आधा यह बड़े भूधारकों और छोटे भूधारकों को दे देते हैं। महिलाओं की स्थिति ग्रामीण समाज में किस प्रकार की थी, हम इसको जानेंगे। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी और वे अपनी भूमि नहीं खरीद सकती थी। महिलाओं के पास क्या है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता था और वह जो समाज में क्या है, प्रभुत्व और एक बराबरी का सम्मान नहीं पा सकती थी। लड़कियों को भी लड़कों के समान ही पिता की संपत्ति पर समान अधिकार है, किंतु वे अपनी आवाज़ उठाने या हक लेने में डरती हैं। अब क्या है, कानून तो ऐसे थे कि लड़कियों को भी अधिकार है कि वह ज़मीन में हिस्सेदारी कर सके, लेकिन वह क्या है, अपनी आवाज़ को उठाने से डरती थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत तथा वर्गगत संरचना। अब जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें जाति और वर्ग के आधार पर किस प्रकार की संरचना और किस प्रकार की बनावट हमें देखने को मिलती है, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो अंतः संबंधित
उच्च जाति के लोगों को उच्च वर्ग कहा जाता है। और उच्च वर्ग हम जिसे किसे कहते हैं, जिनकी जातियां समाज में उच्च मानी जाती हैं, उन्हें ही हम उच्च वर्ग से नामांकित करते हैं। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में यह मुद्दा जटिल है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में यह क्या है, यह मुद्दा और भी जटिल हो जाता है। और ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति के हैं, किंतु वे सबसे समृद्ध नहीं हैं। अब उच्च जाति और उच्च वर्ग का होना ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, विभेद उत्पन्न करता है। जैसे कि ब्राह्मण जो है ऊंची जाति के तो हैं, लेकिन क्या है, उच्च वर्ग का या उनके जो समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है, वह नहीं कह सकते हैं हम। जो क्षत्रिय है उच्च जाति के साथ साथ क्या है, उच्च वर्ग का भी प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो उच्च वर्ग और उच्च जाति के जो सही उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, वह क्षत्रिय को हम कह सकते हैं। तो संप्रभुत्व संपन्न जाति, अब संप्रभुत्व संपन्न जाति किन्हें माना जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक स्वामी के लिए भूमि की जो सीमा निर्धारित कर दी गई। अब क्या है, भूस्वामी आज़ादी से पहले क्या होता था कि किसी के पास कितनी ज़मीन है वह नियंत्रित या नियमित नहीं किया जा सकता था। कोई भी भूस्वामी जो है, ज़मीन का मालिक है, कितनी भी अधिक ज़मीन नियंत्रित और अपने पास रख सकता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए, उसमें क्या है, एक निर्धारित किया गया कि किस भूस्वामी, किस जमींदार और किस ज़मीन मालिक के पास कितनी ज़मीन होगी, उसकी जो है एक सीमा निर्धारित की गई। और बड़े भूधारकों ने अपनी ज़मीन मध्यम श्रेणी के भूधारकों को बेच दी। अब जो बड़े भूधारक थे, उनकी ज़मीन जब छीनने की नौबत आई, उनकी ज़मीनें उनसे लेने का समय आया, तो उन्होंने क्या है, अपनी ज़मीनें बेचने लगे मध्यम श्रेणी के जो भूधारक थे उनको, क्योंकि वे शहरी क्षेत्रों में कल कारखानों की स्थापना करना चाहते थे। अब जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया, शहरों में नगरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ता गया, वैसे वैसे भूधारक जो थे अपनी ज़मीनों को बेचकर उन्हें उस प्राप्त राशि से अब क्या है, कारखाने स्थापित करना चाहते थे। अब समृद्ध जातियां जो थीं, उनका जो विकास किस तरह का था उसको हम जानेंगे। तो उच्च जातियां, समृद्ध लोग तथा मध्यम श्रेणी के भूधारक संबंधित क्षेत्र में पूरे संसाधन तथा श्रम शक्ति पर नियंत्रण करते हैं। अब जो जितना भी श्रम शक्ति है उस पर किसका नियंत्रण रहता है, उच्च जातियां, समृद्ध लोगों और मध्यम श्रेणी के जो भूधारक है उनका नियंत्रण सभी संसाधनों और श्रम शक्ति पर होता है। बेगार बंधुआ श्रमिक, अब इसी समय एक बेगार प्रथा भी चल रही थी। यह लोग क्या है, अशिक्षित होते थे और इन्हें दक्ष कार्यों की जो जानकारी नहीं होती थी। तो इन लोगों को क्या है, बेगार करवाई जाती थी। इनको जो है, इनसे काम लिया जाता था, श्रम लिया जाता था, लेकिन इनकी श्रम का जो है उपयुक्त भुगतान या उपयुक्त राशि अदा नहीं की जाती थी। अब जमींदारी प्रथा क्या थी उसको हम जानते हैं। तो जमींदार कर के रूप में विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे कि चावल, गेहूँ, चीनी इत्यादि गांव के किसानों से वसूलते थे। अब जमींदार क्या थे, जिन ज़मीनों पर जो छोटे और मंझले किसान खेती करते हैं, तो उनसे क्या है, एक कर के रूप में, राजस्व के रूप में चावल, गेहूँ, चीनी इत्यादि क्या है, कर के रूप में इन गांव वाले किसानों से वसूला करते थे। और किसानों का जो अधिकतम शोषण कर जमींदार अतिरिक्त कर वसूलते थे। अब क्या है, इनसे अलग से क्या है, एक अधिकारी जो आते थे वह कर वसूला करते थे इन जमींदारों से। तो इन पर क्या है, डबल जो कर देने की जो है मार वो पड़ जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, संयुक्त परिवार के किसी एक सदस्य को परिवार के कर संग्रह का कर अंग्रेजों को चुकाना पड़ता था। रैयतवाड़ी में क्या है, जो संयुक्त परिवार का है, किसी भी एक सदस्य को परिवार के कर संग्रह कर अंग्रेजों को है चुकाना पड़ता था। और इसमें कुछ का जो है शोषण था, किंतु बहुत ही कम मात्रा में। यह पद्धति कुछ क्षेत्रों में काफ़ी सफल भी हुई थी।
महालवाड़ी जो पद्धति थी इसमें क्या था, तो इसके अंतर्गत गांव का प्रधान कर संग्रह करता था और यह प्रथा जमींदारी प्रथा से भी अच्छी थी और इसमें मंत्रियों को 3 समस्याओं का सामना करना पड़ता था: गरीबी, आयातित खाद्यान्न और कम उत्पादकता का। अब महालवाड़ी में क्या था कि जो गांव का जो एक मुखिया होता था वह ही इन किसानों से क्या है राशियां इकट्ठी करता था, राजस्व को इकट्ठा करता था और फिर आगे अधिकारियों तक देता था, लेकिन उनके काम में बाधा उत्पन्न करते थे यह 3 बातें, जो कि गरीबी, आयातित खाद्यान्न और कम उत्पादन। गरीबी तथा कम उत्पादकता औपनिवेशिक काल में तथा खाद्यान्न का आयात स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के उपायों का कारण बना और इस समस्या का समाधान ही नहीं हुआ बल्कि सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिला। स्वतंत्रता के बाद अमीरों तथा गरीबों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। अब क्या है, जैसे जैसे स्वतंत्रता हमें मिली उसके बाद क्या है, समाज में एक गरीब और अमीर का जो फासला था वह बहुत बढ़ चुका था। जमींदार बिचौलिया व्यवस्था का अंत। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ, जमींदारी जो प्रथा थी और बिचौलिया जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया और जमींदारों के द्वारा जो शोषण किए जाने के कारण किसानों को ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रथम भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि किसान सरकार को सीधे ही कर का भुगतान करेंगे। अब आज़ादी के बाद क्या है, भूमि सुधार कार्यक्रम किए गए, उसमें व्यवस्था कर दी गई कि जो किसान है वह सरकार को सीधे ही कर का भुगतान कर देंगे, ना कि इन जमींदारों और बिचौलियों के माध्यम से। भूमि की हदबंदी या हकबंदी। उत्पादक भूमि हदबंदी कानून अनुत्पादक उच्च। अब एक व्यक्ति के लिए ज़मीन के स्वामित्व की सीमा है, इसमें क्या है निर्धारित कर दी गई। अब हकबंदी कानून क्या था कि इसमें एक व्यक्ति कितनी ज़मीन रख सकता है उसकी एक सीमा क्या है निर्धारित कर दी गई। यदि किसी किसान के पास 30 एकड़ ज़मीन थी तो 220 एकड़ की सीमा जो है तय कर बाकी 80 एकड़ ज़मीन क्या है लघु तथा सीमांत कृषकों को दे दी गई। अब क्या है 30 एकड़ ज़मीन थी तो क्या है 220 एकड़ की सीमा तय कर दी गई कि 220 एकड़ क्या है वह रख सकता है और शेष जो 80 एकड़ ज़मीन है वह क्या है छोटे और भूमिहीन और सीमांत जो किसान थे उनमें क्या है बांट दी गई। और सरकार ने एक व्यक्ति द्वारा रखी गई ज़मीन की अधिकतम सीमा तय कर दी थी और ज़मीन की उर्वरता और क्षमता के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में हदबंदी की सीमा अलग अलग थी। अब ज़मीन की कितनी उर्वरकता है और किस तरह की जो क्षमता है उसकी उर्वरकता की, उसके हिसाब से जो हदबंदी की सीमाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग निर्धारित की गई। तो जहाँ की जो भूमि उपजाऊ नहीं थी वहाँ हदबंदी की सीमा कम तय की गई और यह सरकार के लिए बड़ा ही कठिन काम था कि कैसे प्रत्येक क्षेत्र में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर उसकी हदबंदी की सीमा तय करें। और कुछ क्षेत्रों में यह सफल रहा, किंतु कुछ क्षेत्रों में कुछ लोगों ने अपने ज़मीन को कागज़ पर अपने रिश्तेदारों अथवा महिलाओं के नाम कर दिया, किंतु वास्तविक रूप से ज़मीन उनके पास ही रही। अब क्या है, इस हदबंदी कानून से और हकबंदी कानून से बचने के लिए जो बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े जो भूस्वामी थे उन्होंने क्या है ज़मीनों को कागज़ों पर अपने घर की महिलाओं और अपने रिश्तेदारों के नाम करना शुरू कर दिया, जिससे क्या है वो ज़मीनें बट गईं और छोटी नज़र आने लगी। लेकिन वास्तविक रूप में उन ज़मीनों पर आज भी यही जमींदार और भूस्वामी खेती और नियंत्रण कर रहे थे। इस तरह से कुछ जमींदारों और ने भी इस कानून का तोड़ निकाल लिया और इस हदबंदी कानून से बचने का प्रयास किया।
अब काश्तकारी सुधार किस तरह से हुए उसको हम जानेंगे। तो काश्तकार उन्हें कहा जाता है जो किराए पर ज़मीन लेते हैं। अब जो काश्तकार कौन होते हैं? जो किराए पर ज़मीन लेकर उस पर खेती किया करते हैं, उन्हें हम काश्तकार कहा करते हैं। और यदि ज़मीन उपजाऊ होती थी तो भूस्वामी काश्तकारों से यह ज़मीन वापस ले लेते थे। अब क्या है, जो ज़मीनें उपजाऊ होती थी वह तो इन काश्तकारों से ज़मींदार वापस ले लिया करते थे, और जो बंजर रहा करती थी वह इन्हें जोतने के लिए दे दिया करते थे। और सरकार ने काश्तकारों की सुरक्षा के लिए निम्न उपाय भी किए। अब जो काश्तकारों पर यह ज़मींदारों का प्रभाव बढ़ रहा था और उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने इन काश्तकारों को सुरक्षा देने के दृष्टि से क्या है, बहुत से सुधार और उपाय भी किए। तो काश्तकारों की जो सुरक्षा एक क्या है, निश्चित अवधि तक भूस्वामी काश्तकारों से ज़मीन नहीं ले सकते थे, यह प्रावधान किया गया। और किराए पर नियंत्रण रखा गया और लाभ का एक निश्चित भाग जो है भूस्वामी को दिए जाने का प्रावधान रखा जाता, और भुगतान प्रारंभ में ही करने की जो बाध्यता है काश्तकारों को नहीं होती थी, कि जो भुगतान है वह पहले ही नहीं किया जाएगा बल्कि बाद में भी किया जा सकता था। यदि उसे घाटा होता है काश्तकार को और चाहता है कि उसे भूस्वामी को लौटा दे, तो उसके लिए उसे भुगतान करना पड़ता था। और एक नीति यह थी कि यदि काश्तकार एक निर्धारित समय तक अपना उत्पादन करता है और अपने लाभ का एकमात्र हिस्सा नियमित रूप से भूस्वामी का देता है, तो वह उस ज़मीन को खरीद सकता है। अब क्या है, जो काश्तकार को यह भी अधिकार प्राप्त हो गया कि अगर वह लंबे समय तक उस ज़मीन पर खेती करता रहा और जो लाभ है उसको, उसका अतिरिक्त हिस्सा जो है वह भूस्वामी को देता है और देता रहा है, तो वह उस ज़मीन को खरीदने का भी अधिकारी हो जाता था। यदि वह लगान का भुगतान समय पर नहीं करता है तो भूस्वामी अपनी ज़मीन काश्तकार से ले सकता था। और कृषि जोतों का जो है निर्धारण। अब जो कृषि की जोतें हैं, कितनी जोत किसके पास, यानी कितना क्षेत्र है किसके पास होगा, उसका निर्धारण कैसे होता था। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र को कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता था और प्रत्येक क्षेत्र में सरकार द्वारा कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं प्रदान की गई थी, और एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र की सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर सकता था, उसे अपने ही क्षेत्र की सुविधाओं का जो है लाभ लेना होगा। ऐसा प्रावधान किया गया था कृषि जोतों के आधार पर। भूमि अभिलेख। औपनिवेशिक काल में भूमि अभिलेख लगभग न के बराबर थे, यानी जो भूमि से जुड़े हमें साक्ष्य मिलते हैं, बाद में उनका निबंध क्या है, रख रखाव तथा कंप्यूटरीकरण किया जाने लगा। जो भूमि से संबंधित कागजात थे तो उनका जो हमें कम जो है मिलता है उनका अभिलेख, तो बाद में जो है उसको क्या है, कंप्यूटरीकरण किया गया उस अभिलेखों का, उन कागज़ों का। अब हरित क्रांति क्या है, 1960 तथा 70 के दशक में प्रारंभ हुई क्रांति ने उत्पादकता को बढ़ा दिया। अब यह उन क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया जहां पानी की सुविधा थी तथा जहां की भूमि उपजाऊ थी। शुरुआत में इसे क्या है, उन जगहों पर लागू करना था जहां पर क्या है, कृषि की उपज अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में क्या है, यह देखा गया कि अगर हम ऐसे क्षेत्रों का विकास करेंगे जहाँ पर हमें अधिक समय और अधिक लागत और अधिक खर्च करना पड़ेगा, वहाँ पर क्या है, उस समय हमें तत्काल जो है खाद्यान्नों की कमी का जो सामना करना पड़ रहा था, उसकी पूर्ति के लिए हमें कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना था और उसमें उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए हमने पहले से ही जहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध थी कृषि के लिए, जैसे कि पानी की व्यवस्था, नहरों की व्यवस्था, तो उन क्षेत्रों को हमने चुना इस क्रांति के विस्तार के लिए। तो हरित क्रांति का जो सामाजिक प्रभाव, उसके क्या लाभ रहे उसको हम जानेंगे। तो पहली बार क्या है, खाद्यान्नों यानी चावल तथा गेहूं का जो निर्यात है करने में हम सफल रहा। पहले क्या था कि भारत को गेहूं और चावल के लिए अमेरिका और अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस क्रांति के क्या है, सफल हो जाने के बाद क्या है, भारत ना सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सका बल्कि अब हम क्या है, जो चावल और गेहूं का जो निर्यात है भी अन्य देशों में करने लगे थे। तो इससे क्या है, खाद्यान्न का अतिरिक्त जो
अतिरेक भी क्या है हुआ और भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। और यह उपलब्धि उन वैज्ञानिकों के लिए भी थी जिन्होंने अच्छी फसल के लिए बीजों का है विकास किया था। रोजगार के अवसर बढ़े और कृषि श्रमिकों की जो मांग में वृद्धि हुई। अब इसके कृषि हरित क्रांति की कुछ हानियाँ रहीं। वह क्या थी कि केवल वैसे किसान जो HYV बीजों को खरीद सकते थे लाभ अर्जन में सफल रहे। अब जो हरित क्रांति से जो उभरते हुए किसान थे, किसानों को जो लाभ हुआ वह सभी को नहीं हुआ, बल्कि जो HYV के जो बीज जो वैज्ञानिक तकनीक से विकसित किए गए बीज थे उनको खरीदने की क्षमता जिन किसानों की थी वह किसान ही लाभ कमा सके थे, लाभ में थे। जो अन्य छोटे किसान थे वह इस हरित क्रांति के प्रभाव से क्या है लाभ नहीं कमा सके। तो इससे एक जो किसानों का जो एक अमीर और गरीब किसान का जो फासला है वह भी और अधिक बढ़ गया। तो निम्न वर्ग जैसे कि कृषि पर आश्रित के पास वैसे संसाधन नहीं थे। जो कृषि पर आश्रित जो निम्न वर्ग था, जो निम्न किसान थे, उनके पास क्या है संसाधन नहीं उपलब्ध थे जिनकी सहायता से वे क्या अतिरिक्त उत्पाद कर बाजार में बेच सकते थे। तो उससे क्या हुआ, उनको भी बहुत हानि उठानी पड़ी इस तरह से। तो भूस्वामियों द्वारा क्या है पट्टेदारों से ज़मीनें ले ली गई क्योंकि वे अतिरिक्त लाभ कमाना चाहते थे और इससे पट्टेदार ज़मीन से बेदखल हो गए। अब जो बड़े बड़े भूस्वामी थे वह क्या है अब खुद उन ज़मीनों को जोत कर जो उन्होंने पट्टे पर दी थी वह उनसे लेकर अब उस पर खेती करने लगे, जिससे क्या हुआ जो पट्टेदार थे, जो छोटे किसान थे, वह अपनी ज़मीनों से भी उन ज़मीनों से भी बेदखल हो गए। अब सेवा वर्ग का विस्थापन। सेवा वर्ग जो कार्य क्या है मनुष्य द्वारा किए जाते थे अब मशीनों द्वारा किए जाने लगे। अब क्या है जो सेवा वर्ग था यानी जो श्रम शक्ति थी वह क्या है कम होने लगी थी, क्योंकि अब तकनीकी के विकास से मशीनों का आविष्कार होने लगा और उन मशीनों में जहां 100 व्यक्ति काम करते थे अब उस मशीनों के ज़रिए एक मशीन ही उस कामों को कर सकती थी। यानी अब एक मशीन के ही 100 हाथ हो गए थे। तो उन 100 हाथ यानी 100 मज़दूरों श्रम शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो धनी और धनी तथा गरीब और गरीब हो गए। अब जो धनी थे वह लाभ कमाते चले गए और उनकी जो आय थी उसमें वृद्धि होती चली गई, जिससे वह और अधिक लाभ और धनी बनते चले गए। और जो गरीब थे वह उनको गरीबी की मार और पड़ी और वह और गरीब होते चले गए। तो भुगतान उत्पादन के जो बजाय पैसों के रूप में होने लगा था। अब क्या है जो भुगतान था पहले क्या है गेहूं अनाज आदि के आधार पर होता था, लेकिन अब क्या है जो भुगतान है वह पैसे के रूप में किया जाने लगा। तो मजदूरी बढ़ने के बजाय घट गई। अब जो मजदूरी है बढ़ने के बजाय क्या है अब घटने लगी थी और इसका कारण बड़े पैमाने पर कृषि श्रमिकों की मांग में ह्रास होना था। तो अब जो मज़दूरी में बड़े पैमाने पर जो मांग है मज़दूरी की श्रम शक्ति की वो घटने लगी थी। उससे क्या हुआ मज़दूरी की जो कीमतें थी उसमें भी कमी होने लगी और कमी दर्ज की जाने लगी। तो शुष्क क्षेत्र में हरित क्रांति। अब जो शुष्क क्षेत्र था यानी जो राजस्थान के इलाकों का जो क्षेत्र था उसमें किस तरह का हरित क्रांति हुई उसको हम पढ़ेंगे। तो फसलों का जो उत्पादन है नई फसल के बहु फसल के रूप में किया जाने लगा ताकि जो लाभ अधिक हो सके और फसल की जो बर्बादी की दशा में किसानों के पास कोई उपाय नहीं होता था कि इनके कारण किसानों के में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी थी। अब जो फसलों का उत्पादन क्या है नई फसलों के बहु फसल के रूप में किया जाने लगा था और ताकि जो लाभ है अधिक से अधिक कमाया जाए। और जो बर्बादी अगर हो जाती थी किसानों की और किसानों के पास कोई उपाय भी नहीं होता था कि इनके जो समाधान है कैसे निकाले जाएं। तो किसान बहुत से किसान क्या है होने वाली हानि की वजह से क्या है आत्महत्या करने लगे थे। अब हर चीज़ का क्या है व्यापारीकरण हो गया था। अब क्या है हर चीज़ क्या है व्यापार की जा सकती थी, हर चीज़ का व्यापार करना संभव हो गया था। तो किसानों में असुरक्षा की जो भावना है वह बढ़ने लगी थी।
इससे आंध्र तथा तेलंगाना क्षेत्र के बीच जो है विभाजन हो गया। अब इसी का एक कारण था कि जो आंध्र और तेलंगाना जो है राज्य बना है, वह आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। और आंध्र प्रदेश में 2 नदियाँ बेरा तथा गोदावरी हैं। और आंध्र एक उर्वर क्षेत्र है जहाँ के किसान संपन्न हैं। और हैदराबाद जो आंध्र की प्रदेश की राजधानी है, तेलंगाना के केंद्र में है तथा विकास के सभी कार्य यहीं होते हैं। तो किसान अपने उत्पादों को यहीं बेचते हैं। और हरियाणा तथा पंजाब जैसे राज्यों में भी क्षेत्रीय असमानताएं हैं, वह हैं। तो भिन्नता क्या रही? विभिन्नता इस प्रक्रिया में जो दबाव कायम करने वाले एक नए वर्ग का जो है उदय हुआ। अब जो जिसका प्रभुत्व उत्पन्न हुआ कि एक नए वर्ग का, वह उसका उदय हुआ। और भूस्वामियों के समूहों ने, जिन्होंने अपना पैसा अपना जैसा कृषि में लगाया। अब जिन भूस्वामियों ने जो अपना पैसा है कृषि में लगाया था, अब क्या है, कारखानों तथा मशीनों में निवेश करने लगे थे। और वे अब क्या है, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी भेजने लगे थे। और वर्ण संकरित बीजों तथा कीटनाशकों ने वातावरण को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे जैसे क्या है, कृषि का आधुनिकीकरण बढ़ने लगा, अब मशीनों का उपयोग होने लगा। अब जो भूस्वामी थे वह मशीनों और कारखानों में है अपने पैसे को निवेश करने लगे थे। और वह अपने बच्चों को भी अब विदेशों में या शहरी क्षेत्रों में शिक्षा को अर्जित करने के लिए भेजने लगे थे, क्योंकि उनके पास अब पैसा था। तो अब क्या है, बीजों और कीटनाशकों के अतिरिक्त उपयोग से क्या है, पर्यावरण को भी क्षति को उठाना पड़ा। और मिट्टी की जो उर्वरकता थी उसमें कमी आने लगी। और किसान रासायनिक खेती को क्या है, प्राथमिकता देने लगे। अब क्या है, फिर से एक बार रासायनिक खेती, वही परंपरागत तौर तरीक़ों से की जाने वाली जो खेती है उसको फिर से अपनाया जाने लगा था। क्योंकि अब जो कृषि में अतिरिक्त उर्वरक और डाई जो यूरिया है उसका उपयोग बढ़ने लगा, जिससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी होने लगी लोगों को। तो अब क्या है, फिर से एक बार रासायनिक जो खेती है उसकी जो प्रबलता है उसमें कमी देखने को आई। और अब फिर से परंपरागत जो तौर तरीका था कृषि का, और एक परंपरागत कृषि को अपनाया जाने लगा। ग्रामीण समाज का रूपांतरण हरित क्रांति तथा भूमि सुधारों के कारण। अब जो ग्रामीण समाज था उसका जो परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, हरित क्रांति और भूमि सुधारों के प्रभाव के कारण। तो जो कृषि श्रमिकों की जो संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि अब जो कृषि की जो श्रमिक थे उनकी संख्या में क्या है, वृद्धि देखने को मिली। अब क्योंकि कृषि में मजदूरों की जो आवश्यकता अधिक होती है और कृषि के साथ कई कार्य जुड़े हुए हैं। अब जैसे जैसे भूमि से संबंधित सुधार हुए, अब कृषि क्या है, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ गई। अब द्वितीय जो क्षेत्रक है, जो निर्माण क्षेत्र, वह क्या है, कृषि से जुड़ गया। तो जो कृषि से जुड़े जो श्रमिक वर्ग है वह बहुत एक बड़े पैमाने पर तैयार हुआ। चाहे जो कृषि का कच्चा माल है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, और उसका परिवहन, उसका जो कृषि से संबंधित जो बीमा करना, कृषि में सुविधाएं उत्पन्न लेकर आना, कृषि के लिए उपकरण तैयार करना। तो कृषि संबंधी जो श्रम शक्ति है उनकी संख्या में यह वृद्धि देखने को मिली। वस्तुओं के स्थान पर मजदूरों को पैसे के रूप में भुगतान किया जाने लगा। अब क्या है, पहले वस्तु विनिमय का नियम होता था, यानी कि आपने कोई काम किया तो उसके बदले हम आपको पैसा ना देकर हम उत्पाद दे दिया करते थे, यानी अनाज दे दिया करते थे। लेकिन अब क्या है, पैसे का जो चलन था वह ज़्यादा हो गया। और इसका कारण यह था कि सरकार मजदूरों के वेतन में एक रूपता और न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप चाहती थी। अब हम कहेंगे जो भुगतान है वह पैसों में किया जाने लगा। तो यह चीज़ें क्या है, एकदम एक साथ नहीं हो जाती हैं। आजकल हम देखते हैं कि जो कैशलेस ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है किस तरह से अपनाया जा रहा है। तो यह जो प्रक्रिया है ऑनलाइन पेमेंट और कैशलेस सिस्टम की एक साथ तो नहीं हो रही है, या एक
झटके में तो नहीं हो गई, किस तरह से धीरे धीरे इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है और जो पैसों से लेन देन है वह घट रहा है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है किस तरह से बढ़ रहा है। तो एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। तो हम इस संदर्भ में उसको भी समझ सकते हैं कि किस तरह जो पैसे का भुगतान है और पैसे में श्रम का जो भुगतान है वो किस तरह से धीरे धीरे चलन में आया होगा। तो इसके संदर्भ में हम जान सकते हैं। तो अलग अलग लोगों को क्या है, खाद्यान्न के रूप में भुगतान करना आसान था। ग्रामीण लोग वंशानुगत संबंध से दूर होते गए। अब जो ग्रामीणों का जो एक लगाव है, आपसी लगाव है, वह क्या है, अब दूर होते चले गए एक दूसरे के संबंधों से। अब पारंपरिक जो संबंध से मुक्त होकर किसान अपने गांव से दूसरे गांव की तरफ बंधन मुक्त कार्यों की तरफ उन्मुक्त हुए। अब क्या जो पारंपरिक बंधन थे कि एक किसान जो है एक ही गांव के जो जमींदार के अंदर और जो उसके नियंत्रण में काम करेगा, अब वह जो नियंत्रण से सब टूट गए थे। अब जो एक किसान है दूसरे गांव के जमींदार या उस दूसरे गांव के भू स्वामी के अंदर उसके नियंत्रण में भी काम कर सकता था। और सरकार ने भी आधारभूत संरचना और बिजली पानी सहयोग समिति, सिंचाई सुविधाएं, विद्यालय तथा अस्पतालों के निर्माण में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। यानी सरकार ने भी अब कृषि को क्या है, सहयोग देने के लिए और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए और कृषि को एक महत्व देते हुए भी बिजली पानी का जो व्यवस्था थी और सहयोग समितियां थी, सिंचाई की जो सुविधाएं थी, विद्यालय तथा अस्पतालों का जो निर्माण है वह करने में अपना योगदान दिया। अब केरल तथा बिहार की स्थिति के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो 80 के दशक में केरल की जो अर्थव्यवस्था थी खाड़ी देशों यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो अर्थव्यवस्था से जुड़ गए। खाड़ी देशों में जो मानव श्रम शक्ति की आवश्यकता थी। अब क्या है, जो खाड़ी के देश यानी जो अरब देश हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उन देशों में क्या है, मानव श्रम की जो आवश्यकता है वह बढ़ती चली गई। अब जिसे क्या है केरल के लोगों ने जाकर पूरा किया। अब केरल से क्या है बहुत सा पलायन हुआ और वहाँ पर जाके यहाँ के देशों ने वहाँ पर श्रम शक्ति को उपलब्ध करवाया और वैसे लोग खाड़ी देशों से काफ़ी पैसा कमाकर अपने राज्य लौटे। अब यह लोगों ने जो लोग वहाँ पर श्रम के लिए गए थे तो उन लोगों ने विदेशी पैसे को भी लेकर आया, बहुत से पैसे जो है कमाकर अपने देश लेकर आए और इससे क्या हुआ, केरल की अर्थव्यवस्था में तेज़ी आई। अब जो केरल के जो श्रम है वह गया था अरब कंट्रीज़ में, तो वहाँ से पैसा लेकर केरल में ही आएगा। तो केरल की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या है, उसमें बहुत तेज़ी देखने को मिली। अब लोगों के पास पैसा होगा तो लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लोग अपनी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें पैसा अच्छा से लगाएंगे। तो केरल की जो अर्थव्यवस्था थी वह विकसित होती चली गई। तो केरल वासी जब नारियल मृत्स्य उद्योग पर मूलतः आश्रित हैं। जो केरल का जो लोग हैं उनका क्या है, नारियल से संबंधित जो भी उत्पाद है और मत्स्य यानी मछली उद्योग है उसका जो उन पर आश्रित उनका जो जीवन यापन होता था। किंतु विदेश से पैसा आने की जो प्रवृत्ति ने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। अब जब विदेशों से पैसा आने लगा तो क्या है, इन लोगों की जो प्रवृत्ति थी, इनका जो व्यवहार था उसमें क्या है परिवर्तन ला दिया और कृषि अर्थव्यवस्था का संबंध औद्योगिक अर्थव्यवस्था से भी था। अब जो कृषि की अर्थव्यवस्था थी उसका जो संबंध कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक जो अर्थव्यवस्था थी उससे भी होने लगा था। तो केरल का जो मछली पालन उद्योग अब काफ़ी समृद्ध है और साक्षरता के मामले में बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है। अब यहाँ पर हमें केरल तथा बिहार का दोनों का एक संदर्भ में क्यों चर्चा की जा रही है, हम वहाँ देखते हैं कि केरल एक क्या है सबसे अग्रणीय जो आर्थिक उपलब्धि हासिल करने वाला राज्य और साक्षरता में सबसे ऊंचे पायदान पर, और तो बिहार वहीं हमें सबसे पिछड़े पायदान पर दिखता हुआ नज़र आता है। तो बिहार के शुष्क तथा आंशिक शुष्क क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रयोग कृषि उत्पादन में हेतु नहीं हुआ। तो जो कृषि हरित क्रांति का जो प्रभाव है बिहार के क्षेत्रों में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो शुष्क क्षेत्र था उसको अच्छा नहीं माना गया इस हरित क्रांति के प्रयोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें जो कृषि में लागत है वह अतिरिक्त लगानी पड़ती है। उससे क्या है
उत्पादन क्षमता में और तीव्र और तेज़ी से वृद्धि देखने को नहीं नज़र आ पाती। इसीलिए और इन क्षेत्रों के संसाधनों का भी प्रयोग नहीं हो पाया और इस क्षेत्र में शिक्षा है किंतु उसका समुचित प्रयोग नहीं हुआ। अब जो इस क्षेत्र में जिस प्रकार की जो शिक्षा थी उसका प्रयोग भी नहीं हो पाया और इस क्षेत्र में बहुत सारे जो IAS तथा IPS हुए। इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग शिक्षित नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम इस संदर्भ में कह सकते हैं कि यहाँ पर IAS और IPS सबसे अधिक होते हैं इन क्षेत्रों से, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र आज पिछड़े हुए हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और प्रशासन ढीला है और तथा सुधारों को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया और भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज अब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन तथा जो विलेज सोसाइटीज़ थी उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 80 तथा 90 के दशक में भारत में भूमंडलीकरण का दौर आया, यानी भारत जब क्या है विश्व से जुड़ने लगा, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उससे जुड़ने लगा, उसके लिए अपने जो दरवाजे हैं इसने खोल दिए। तो यह 80 और 90 के दशक में हुआ, 1980 और 1990 के दशक में। तो इससे क्या हुआ, किसानों में प्रतिस्पर्धा क्या है बढ़ी, कंपटीशन जो है अब बढ़ने लगा था। तो भूमंडलीकरण की जो नीति के नियम और कानून विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है। तो अब जो विश्व में जो नियम कानून है व्यापार के, वह कौन, विश्व व्यापार संगठन WTO तैयार करता है और यह कीमत, वेतन, कर, व्यापार के नियम, आयाम, प्रतिबंधों को समाप्त करने आदि पर नियम बनाता है। तो जो व्यापार और कर, वेतन है वह कितना होगा, कैसे होगा, उस पर सभी पर क्या है नियम बनाता है। तो भारतीय बाजार में आयातित फलों, सब्जियों तथा कपड़ों ने पूरी ग्रामीण संरचना को बदल दिया था। अब जो भारत की बाज़ारों में क्या है, जो आयात हो रहे थे बाहर से, विदेशों से भी जो भारत का बाज़ार है वह विदेशों के लिए खुल गया। तो अब क्या है, जो फल थे, सब्जियां थीं, कपड़े थे, वह क्या है भारतीय बाज़ार की पूरी संरचना को ही बदल दिया, पूरे दृश्य को ही बदल दिया था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई जो अवधारणा की जो है शुरुआत हुई, जिसे क्या है संविदा खेती कहा जाने लगा। तो संविदा खेती क्या थी, हम उसको जानेंगे। तो संविदा खेती बहुराष्ट्रीय कंपनी विभिन्न गांवों में जाकर क्या है किसानों से उनकी ज़रूरतों के बारे में जानकारी हासिल करती है और स्रोत उत्पाद के रूप में आलू, टमाटर तथा विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं, अब जिस क्षेत्र, किस गांव में किस तरह की जो ज़रूरतें हैं उसको, उसकी जानकारी है, उसको क्या है जो बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वह क्या है पहले उसकी जानकारी हासिल करती हैं। यानी कि किस क्षेत्र में आलू नहीं उगाया जाता है, किस क्षेत्रों में टमाटर नहीं मिलता है, किस क्षेत्रों में कौन सा जो स्रोत है वह नहीं है, तो उसको विकसित करना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय किसानों को बीज, खाद इत्यादि प्रदान किए और तथा उन्हें बताया कि इनका जो प्रयोग है किस प्रकार से किया जाता है। तो उसको जो कृषि में जो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो नए नए जो बीज थे, खाद थे, उनका क्या है प्रयोग बढ़ाया गया और उनके जो उपयोग है उसके तौर तरीके भी सिखाए गए। तो इस तरह से क्या है उत्पादन में केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हेतु तैयार किए जाते हैं जिन्हें वे बेचती हैं। जो उत्पाद हैं फिर वो क्या है इन किसानों द्वारा तैयार करवाए जाते हैं, उसको उत्पादित किया जाता है और फिर यह जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह बेचकर लाभ कमाती हैं। तो किसानों को इन कंपनियों द्वारा क्या है लाभ का आश्वासन दिया जाता है और यह उन राज्यों जैसे कि पंजाब में ज़्यादा लोकप्रिय हैं जहाँ की भूमि उपजाऊ है। तो अब जहाँ पर कृषि पहले से ही अच्छी है तो वहाँ पर यह कंपनियाँ क्या है अधिक लोकप्रिय है। यह संविदा खेती है अधिक प्रभावी है। अब संविदा खेती की कुछ हानियां भी हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा मांग की गई जो मदों के उत्पादन में यदि किसी कारण से किसानों को नुकसान हो जाता है तो उनके लिए एक धक्का सा होता है। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो मांग है उसमें क्या है अगर किसी भी तरह का जो नुकसान हो जाए तो वह किसानों के लिए एक धक्का का काम होता है।
किसानों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है। अब किसानों के बीच क्या है, कंपटीशन बढ़ा है, जिससे क्या है अब उनके आपसी जो असुरक्षा है वह भी बढ़ी है। और यदि उत्पाद जो स्तर के अनुरूप नहीं हुआ, जो एक मापदंड है उन कंपनियों का, उत्पाद का एक क्वालिटी की जो गुणवत्ता है, उस आधार पर जो उत्पादन नहीं हो सका, तो कंपनियां उन्हें नहीं खरीदती हैं। और कंपनियां उत्पाद को तभी खरीदती हैं जब उनका जो है स्तर उनके मापदंड के अनुरूप होता है। जो उन्होंने गुणवत्ता तय की है वस्तु उत्पादन की, अगर उस उत्पाद गुणवत्ता को पार कर जाता है तभी वह कंपनियां जो है उस उत्पाद को खरीदती हैं, अन्यथा वह उसे नहीं खरीदती हैं। क्योंकि किसानों को पूर्ण निर्भरता बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर रहती है। अब जो किसान है वह केवल उनकी जो निर्भरता है पूर्ण जो वह निर्भर है केवल इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर रहते हैं। तो अब ऐसे में क्या है, उनमें असुरक्षा की जो भावना है बढ़ जाती है कि अब जो हमारा यह उत्पाद है वह कौन खरीदेगा। तो किसानों का रुख खाद्यान्नों जैसे कि चावल, गेहूं इत्यादि के उत्पादन के बजाय आलू, टमाटर इत्यादि के उत्पादन की तरफ हो जाता है। अब जो किसान है वह किन चीज़ों को उगाएंगे, जिन चीज़ों को ख़रीदा जाएगा। अब वह चावल गेहूं ना उगाकर अब क्या है आलू, टमाटर आदि उगाते हैं। तो यदि आप टमाटर इत्यादि सब्जियों के उत्पादन में संलिप्त हो जाते हैं तो फिर खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ टमाटर, आलू ही उगाने लगे तो जो खाद्यान्न हैं हमारे गेहूं और चावल हैं उन्हें कौन उगाएगा। तो यह कुछ हानियां हैं इसकी। और किसानों में क्या है, परंपरागत कृषि ज्ञान का अब कोई महत्व नहीं रह जाता है इस तरह में। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों को उत्पादन के तरीक़ों किसानों को बतलाती हैं। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अब नए नए तरीक़े बतलाने लगती हैं किसानों को। अब तो ऐसे में क्या है, जो परंपरागत तौर तरीक़े हैं कृषि के वह उनका जो महत्व है नहीं रह जाता है। इससे क्या है, मिट्टी की उर्वरकता क्षमता नष्ट होने लगती है तथा लोगों का रुझान जो है रासायनिक खेती की तरफ होने लगता है। अब हम जानेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक एजेंट्स के रूप में किस तरह काम करने लगती हैं। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक एजेंट के रूप में काम करने लगती हैं। अब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीज खाद किसानों को उपलब्ध करा रही हैं। और हालांकि इनके बीज महंगे होते हैं और किंतु संविदा खेती के लिए किसानों को इसे खरीदना पड़ता है। अब जो संविदा खेती के अंतर्गत जो किसान काम करते हैं वह जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपलब्ध कराती हैं उन्हीं उत्पादों को खरीदना पड़ता है, उन्हीं से ही खरीदना पड़ता है। तो यद्यपि इसमें क्या है, लाभ अधिक है और तथापि इसमें असुरक्षा भी अधिक होती है। यदि किसी कारणवश फसल का नुकसान हो जाता है तो सरकार के द्वारा उन्हें कोई सहायता भी नहीं दी जाती है। सरकार द्वारा जो मुआवजा मिलने का जो आशा होता है वह भी ख़त्म हो जाती है। सरकार किसानों को कोई ऋण कम ब्याज पर नहीं देती है। अब जो सरकार है वह किसानों को कोई जो ऋण है वह भी कम ब्याजों पर नहीं देती है, क्योंकि इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां का जो प्रोत्साहन प्रदान करती हैं तथा इसके बदले में अपनी कीमत वसूलती हैं। अब लघु तथा सीमांत किसानों द्वारा क्या है आत्महत्या जो करने के कारण क्या है उसको हम जानेंगे। तो हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में लघु तथा सीमांत जो किसान नई तकनीकों के प्रयोग में अपने उत्पाद को बढ़ाना चाहते थे और दुर्भाग्यवश कई कारणों से उनकी जो फसलों की जो है क्षति हो जाती है तथा उन्हें आत्महत्या के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब जो हरित क्रांति के क्षेत्र हैं उसमें क्या है, जो सीमांत तथा लघु किसान है वह क्या अपनी तकनीकों का प्रयोग कर अपने भरकस निवेश से उत्पाद को बढ़ाते हैं और अगर दुर्भाग्य से उनकी जो फसलें खराब हो जाती हैं तो उन्हें भारी क्षति का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वह आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि उन्होंने जो निवेश किया है, जो तकनीक का उपयोग किया है, जो मशीनों को ख़रीदा है वह ऋण लेकर उन्होंने ख़रीदा होता है और फसल के ख़राब हो जाने से या अच्छी उपज ना होने से और अच्छा भुगतान ना मिलने से वह क्या है उस ऋण को भरने से असमर्थ होते हैं और उस डर से क्या है वह आत्महत्या कर लेते हैं। तो यह सभी कारण है। और किसानों को क्या है, सरकार द्वारा दिए जाने वाले समर्थन मूल्य तथा सहायता को भी ख़त्म कर दिया जाना, और यह एक कारण है आत्महत्या का। और ऐसे में इन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे स्रोतों से क्या है ऋण लेना पड़ा था और वे ऋण जाल में क्या है फंस चले गए और वे
लिए गए ऋणों का भुगतान नहीं कर पाते हैं और उन्हें बाध्य होकर क्या है, आत्महत्या करना पड़ता है। और फसलों की बर्बादी भी एक उनकी आत्महत्या का कारण है। तो प्राकृतिक तथा मानवीय हानि, सूखा, अतिवर्षा, कीटनाशकों का प्रयोग आदि भी इनकी फसलों का जो इनकी मौत का जो है कारण बनता है। तो बाजार पर पूर्ण निर्भरता भी, अब जब उनकी जो फसल बर्बाद हो जाती है तो उनकी जो सहायता करने वाला कोई भी नहीं होता है। और उत्पादन लागत के अतिरिक्त भी उन्हें कई प्रकार के जो खर्च का वहन करने पड़ते हैं, और जैसे बच्चों की जो शिक्षा है, शादी ब्याह के लिए दहेज, चिकित्सा के लिए खर्च। अब जो उत्पादन की लागत है उसको ही भरने के लिए उनके पास धन नहीं होता है, तो उसके अतिरिक्त जो उनके जीवन यापन के अतिरिक्त जो खर्चे हैं वह भी कहाँ से पूरा करें। जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए जो खर्च होता है, शादी ब्याह के लिए जो खर्च होता है, चाहे वह स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो खर्च होता है, वह भरने से असमर्थ होते हैं। और जिन सभी बातें मिलकर उनको आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो शब्दावली, उसका क्या आशय है, तो ग्रामीणों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के मूल्य को ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अकृषि यानी कि गांव में कृषि को छोड़कर जो भी व्यवसाय किए जाते हैं वह अकृषि के अंतर्गत आते हैं। कृषक संरचना, जिसे भूमि स्वामित्व का विभाजन कृषक संरचना का एक उदाहरण है। और काश्तकार या पट्टेधारी, तो वह कृषक जो भूस्वामी से जमीन पट्टे पर लेता है या अधिये पर लेता है, उसे काश्तकार या पट्टेधारी या अधियारी कहा जाता है। बेगार, बिना जो मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम क्या है, बेगार या बेगारी सिस्टम है। तो जमींदार, ऐसा भूस्वामी जो अपने क्षेत्र में राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होता है, उसे क्या है, जमींदार माना जाता है। यानी उसके पास बहुत सी ज़मीनें भी होती हैं और जो राजनीतिक जो प्रभुत्व है वह भी होता है उसका। और विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धनी अधिक और धनी और गरीब और अधिक गरीब हो गए हैं। अब विभेदीकरण ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें अमीर होने लगता है और गरीब होने लगता है। उस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। अब हमने इस अध्याय की संपूर्ण चर्चा कर ली है। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।